Dear students, Namaste. I am once again before you for class 9 students with subject history. Today our topic will be France abolishes monarchy and becomes a republic. France abolishes monarchy and becomes a republic. Till then, in previous class, we have read how France became a constitutional monarchy. उसमें हमने जाना था कि जब फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1791 में, नेशनल असेंबली ने उसको ड्राफ्ट किया। अब राजा के बहुत सारे मोनार्क के बहुत सारे पावर्स को वहां से हटा करके गवर्नमेंट के ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कैसे उसको असाइन कर दिया गया। इस तरह से कुछ हद तक फ्रांस के लोगों को एक लिमिट में ही सही कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स मिला, कुछ ही लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिला। चूंकि पिछले क्लास में वी हैव रेड कि सिटीजन्स को दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक था एक्टिव सिटीजन्स, दूसरा था पैसिव सिटीजन्स। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए वहां के सिटीजन को, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एटसेट्रा। और इन सारे राइट्स को नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स के अंतर्गत रखा गया कि ये नैसर्गिक अधिकार है। बाय बर्थ फ्रांस के सिटीजन को ये अधिकार मिलने लगा और ये हस्तांतरण वाला अधिकार था, यानी कि उससे वंचित नहीं किया जा सकता, उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता था। तो पिछले क्लास में हमने इसको जाना। आज हम लोग जानेंगे कि उसके बाद भी हमारा जो टॉपिक है फ्रांस एबोलिशस मोनार्की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, अब जो है फ्रांस के लोगों ने उस मोनार्की टर्म को ही हटा दिया। कैसे हटा ये मोनार्की टर्म, और फ्रांस रिपब्लिक बन गया, रिपब्लिक घोषित हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद भी आगे के वर्षों में फ्रांस में तनाव जो था वह व्याप्त ही रहा। तनाव जो था, टेंस माहौल जो था, वह व्याप्त ही रहा। आपने देखा कि लुई 16 कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन एक तरफ वह कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया और दूसरे तरफ वह प्रूसिया के राजा के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया, सीक्रेट एक गुप्त समझौता किया, और उस फ्रांस के नेबरिंग कंट्री के राजा भी फ्रांस में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा था सिंस समर ऑफ 1789, उससे वह दुखी था, क्योंकि उसको लग रहा था कि फ्रांस के बाद इसका असर फ्रांस तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि इसका असर फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज पर पड़ना लाजमी है, उसका असर पड़ना ही पड़ना है, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज को भी गणतंत्र बन जाना है। तो वे सभी जो राजा थे, नेबरिंग कंट्रीज के राजा, वह चिंतित थे और उसने एक प्लानिंग किया कि
फ्रांस में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उसको दबाने के लिए सेना का टुकड़ी भेजने का निर्णय लिया कि सेना की टुकड़ी, सेना ट्रुप्स जो है वह भेजने का प्लानिंग किया। ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और उस युद्ध में स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स फ्रांस के अलग अलग प्रोविंसेस से आर्मी आकर के आर्मी ज्वाइन करने लगा। इसके पीछे कारण यह था, वह आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहा था, स्पॉन्टेनियसली आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहा था, अपने आप आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहा था। इसके पीछे वजह था दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। वह इस युद्ध को लोगों की लड़ाई किसके अगेंस्ट में, मोनार्क के अगेंस्ट में, राजा के अगेंस्ट में, और पूरे ऑल ओवर यूरोप के एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट में, इस रूप में इसको देख रहा था कि ये युद्ध कुछ लोगों का युद्ध नहीं है राजा के विरुद्ध, ये लड़ाई राजा के अगेंस्ट में कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि सभी फ्रांस के सभी लोगों का युद्ध है। और उस लड़ाई में वह अपने आप को शामिल किया और उस युद्ध में जब वह आगे बढ़ने लगा, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गीत जो वह गाया वह था मार्सिले। और इस सॉन्ग को कंपोज किया था पोएट रॉजेट डी लाइल ने इसको कंपोज किया था। और इसको पहली बार इस सॉन्ग को गाया उन वॉलेंटियर्स ने जो मार्सिलेस से पेरिस की तरफ कूच कर रहा था। सबसे पहले मार्सिलेस से पेरिस की तरफ कूच करते समय वॉलेंटियर्स ने सबसे पहले इस सॉन्ग को गाया था और इसलिए इसका नाम पड़ गया मार्सिलेस से पेरिस कूच करते समय वॉलेंटियर्स ने इस सॉन्ग को गाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया, इस सॉन्ग का नाम पड़ गया मार्सिले। और आज फ्रांस का ये एक नेशनल एंथम है, मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। आज वह नेशनल एंथम है। कहा कि इस तरह से एक रिवोल्यूशनरी वॉर्स छिड़ा और वार कभी भी वरदान नहीं होता है। वार के कारण जो है वहां के लोगों को काफी क्षति उठाना पड़ा, काफी आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। मेन जहां पुरुष जो थे एक तरफ लड़ाई में संलग्न थे, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी हर घर में वुमन को। वह उसके पास काम था लाइविंग, जीविका अर्जित करना, पैसा कमाना और अपने परिवार का देखभाल करना। ये जिम्मेदारी आ गई थी उस हर परिवार के औरतों के पास। और फ्रांस के अधिकांश लोगों का यह मानना था कि ये जो लड़ाई है वह बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वजह वह देख रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। उनका मानना था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ये समाज का जो रीचर सेक्शन है,
समृद्ध वर्ग है उसी को सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किया है। आपने देखा कि समाज सिटीजन्स जो था वह दो कैटेगरी में बटा हुआ था। एक था एक्टिव सिटीजन्स और दूसरा था पैसिव सिटीजन्स। तो जो पैसिव सिटीजन्स में जो लोग थे वह नाराज थे, वह निराश थे। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स ये बनने लगे और ये रैलिंग पॉइंट हुआ करता था लोगों के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए और आगे के जो फॉर्म्स ऑफ एक्शन है उस फॉर्म्स ऑफ एक्शन को प्लान करने के लिए। कारण कि इसमें ये जो पॉलिटिकल क्लब बनने लगा उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक पॉलिटिकल क्लब था, मोस्ट सक्सेसफुल जो पॉलिटिकल क्लब था वह था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, और इसका नाम पड़ा था फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस के नाम पर। पेरिस में फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर इसका नाम, इस क्लब का, इस पॉलिटिकल क्लब का नाम पड़ा था जैकोबिन क्लब। और कहा कि उसके बाद क्या हुआ, इसके मेंबर्स कौन थे, ये जो जैकोबिन क्लब्स था उसके मेंबर्स कौन थे? ये उसके मेंबर्स थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज का जो विपन्न धारा था, वर्ग था, गरीब वर्ग था, जिसमें स्मॉल शॉपकीपर्स थे, जिसमें कुछ आर्टिसंस थे, जिसमें शॉप मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ये इसमें इसके सदस्य थे जैकोबिन क्लब के। और जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वह था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कहा कि ये जो जैकोबिन क्लब जो बना था उसमें उसके सदस्य, मैंने आपको बताया कि वह क्या था, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसने क्या किया, उसके जो अधिकांश लोग थे उसने तय किया कि एक लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, ऐसा ट्राउजर्स जिसमें लंबा लंबा धारी बना हुआ होता था, जो डॉक वर्कर्स उस समय में पहना करता था, वैसे ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया। और इसके पीछे वजह था कि वह अपने आप को समाज में एक फैशनेबल सोसाइटी था, फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नॉवेल्स, उससे वह अपने आप को अलग दिखाना चाह रहा था। ये जो नॉवेल्स थे वह नी ब्रीचेज पहनता था, नी ब्रीचेज। तो ये जो जैकोबिन्स थे वे जैकोबिन्स जिसने लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना शुरू किया उसको कहा गया सॉकुलॉथ्स के नाम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेज, दोज विदाउट नी ब्रीचेज। सॉकुलॉथ्स मैंने जो था, सॉकुलॉथ्स आपको बताया गया है कि जैकोबिन क्लब के बहुत सारे लोग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे और उसको सॉकुलॉथ्स कहा गया। कहा कि ये इसके अतिरिक्त रेड कैप भी पहनते थे जो सिंबलाइज करता था लिबर्टी को, जो संकेत दे रहा था लिबर्टी का। और वुमन के लिए ये अलाउ नहीं था, इस तरह के परिधान पहनने का, इस तरह का परिधान उसके लिए अलाउ नहीं था। इस तरह की परिस्थिति थी। कहा कि समर, इसी बीच क्या हुआ, समर 1792 में जैकोबिन क्लब्स के लोगों ने प्लानिंग किया कि
एक विद्रोह छेड़ा जाए। और इसके पीछे वजह था कि वह कुपित था, वह क्रोधित था, वह गुस्सा में था। क्यों? शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड के कारण, फूड का शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइस के कारण वह एंगर्ड था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्लानिंग किया विद्रोह छेड़ने का। क्या हुआ फिर? ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, 1792, they stormed the palace of the Tuileries। ये राजा का राजमहल था, टुलेरिए। इस पर उन्होंने क्या किया? धावा बोल दिया, स्टॉर्म किया। और डेफिनेटली राजा के मोनार्क्स के जो गार्ड्स थे वह डिफेंस में आता, वह डिफेंस में आया। सबको उन्होंने मैसकर करता चला गया, हत्या करता चला गया। और राजा को भी कुछ घंटों के लिए कैद में रख लिया, कैदी बना लिया। बाद में जाकर के नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि रॉयल फैमिली को कैद खाना में डाल दिया जाए, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाए। बाद में जाकर के सितंबर 1792 में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में अब डेमोक्रेटिक राइट्स, जो वोटिंग राइट्स था, उसके परिधि को बढ़ाया। अब क्या हुआ? इस इलेक्शन में सभी ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, सभी के सभी मेल मेंबर्स जिसका उम्र 21 वर्ष या उससे ज्यादा था, चाहे उसके पास वेल्थ हो या ना हो, उसको राइट टू वोट मिल गया। तो ये डेमोक्रेटिक राइट था। आपने एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स के उदाहरण को देखा है। तो अब उसको उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स का जो लिमिटेशन है वह थोड़ा ज्यादा मिल गया। अब सारे लोग चाहे वह प्रोपर्टाइड सेक्शन का हो या नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शन का हो, यदि उसका उम्र मेल मेंबर्स होना चाहिए, वुमन अभी भी उसको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिला हुआ था। मेल मेंबर 21 वर्ष या उसके ऊपर के जो भी मेल मेंबर्स थे उसको ये राइट्स मिल गया। इस तरह से एक इलेक्टेड असेंबली फिर से सामने आया। अब इस इलेक्टेड असेंबली का नाम बदल करके रख दिया कन्वेंशन। अब इसका नाम बदल गया कन्वेंशन। आपको याद होगा हम लोग स्टार्ट जो किए थे स्टेट जनरल से, उसके बाद उसका नाम पड़ा नेशनल असेंबली, और अब उसका नाम बदल करके आ गया है कन्वेंशन। अब ये जो कन्वेंशन था, जो नेशनल असेंबली का दूसरा नाम था, अभी उसका नाम बदला गया था। 21 सितंबर 1792 ये कन्वेंशन नेशनल असेंबली का बदला नाम। एबोलिश द मोनार्की, उसने क्या किया? तुरंत मोनार्की का उन्मूलन कर दिया, राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया, एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। अब आपको पता होगा कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन which the people elect the government, including the head of the government, जिसमें लोगों को ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का अधिकार होता है। तो इस तरह से फ्रांस जो है वह रिपब्लिक घोषित हो गया। इसका मतलब था कि देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब ये जो वंश के आधार पर राजतंत्र चल रहा था, इसका ये समाप्त हो गया। लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ। लुई 16 को मृत्युदंड दिया गया एक कोर्ट के द्वारा, ट्रेजन के चार्ज पर। ट्रेजन मीन्स देशद्रोह। देशद्रोह के आधार पर
के आरोप में एक कोर्ट के द्वारा लुई 16 को मृत्यु दंड दिया गया और ऑन 21 जनवरी 1793 लुई 16 was executed publicly। उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया और वह जो जगह था वह था डीला कॉनकोर्ड। डीला कॉनकोर्ड प्लेस पर उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। और उनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, उनका भी यही हर्ष हुआ 9 महीनों के बाद। जस्ट इसके 9 महीनों के बाद मैरी एंटोनेट को भी मृत्युदंड दिया गया, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। आज हमारा यही टॉपिक था। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। उस क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा द रेन ऑफ टेरर, द रेन ऑफ टेरर, उसमें फिर हम लोग मिलेंगे। आज जो हमारा होमवर्क होगा वह इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा। होमवर्क है हाउ डिड फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। हाउ डिड फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। आज का यहीं तक। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।